नमस्कार, मैं केशव राय। विश्व हिंदी अकादमी व अबीर एंटरटेनमेंट द्वारा ये जो मुंबई हिंदी लिट फेस्ट हो रहा है 3 दिवसीय 8, 9, 10 जनवरी को मुंबई में। पहले ये लिट फेस्ट 14, 15, 16 मई को होने वाला था। उस दौरान हमने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ जी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, हमने उन्हें आमंत्रित किया था। उन्होंने हमसे वादा किया था कि केशव राय जी, इस बार आप कर लीजिए, अगले बार मैं निश्चित रूप से आऊँगा, इसमें ये वादा करता हूँ मैं आपसे। तो लेकिन वो कोरोना काल लग गया, तो हमारा ये मुंबई हिंदी लिट फेस्ट भी आगे बढ़ गया, जो अब जनवरी में होने वाला है। और अब इस बीच वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, ये हमें बहुत दुख हुआ इस बात का। विनोद दुआ जी को हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। जब दूरदर्शन पर विनोद दुआ जी हिंदी में और प्रणव राय वो अंग्रेजी में, दो ही ऐसे न्यूज़ रीडर थे, पत्रकार थे, जिनको सारे मंत्री सुनते थे, दर्शक सुनते थे और उनके दीवाने थे। इतने प्रशंसक थे उनके, जहां विनोद दुआ जी मतलब तुरंत वो पूरी न्यूज़ सुनते थे और अपना दूसरा कार्यक्रम भी छोड़ देते उनके लिए। तो विनोद दुआ पत्रकारिता की निर्भीकता में उनका नाम नहीं, बेबाकी से वो अपनी बात करते थे। कोई किसी से डर नहीं, कोई किसी से भय नहीं, कोई किसी की चापलूसी नहीं, मतलब निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे। तो वो एक मजबूत कड़ी थी निर्भीक पत्रकारिता की, जो आज भी सारे पत्रकार उस चीज़ को मानते हैं। कई का मतभेद भी है, लेकिन वो ऐसे थे। साथ ही साथ उनको पत्रकारिता के अलावा संगीत का भी बहुत ज्ञान था और उसमें रुचि थी। विनोद दुआ जी की भाषा शैली को लेकर हर पत्रकार उनसे सीखता था कि जो उनका उच्चारण है, भाषा शैली है, शब्दों का जो चयन है, समाचार के दौरान और कोई साक्षात्कार के दौरान जो वो बातचीत करते थे तो बड़ी मिठास होती थी, उसमें अपनत्वपन होता था, बहुत सहज बात करते थे। कार्यक्रम होते होते फिर उनके अपने कार्यक्रम जनवाणी और परख और जो फूड ट्रेवल्स को लेकर जो इंडिया का जायका, मतलब बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम रहे हैं उनके, तो वो सब देखते थे लोग। और जैसे वो किसी नए शहर में जाते थे, नए रेस्टोरेंट में जाते थे, नया खाना, नया स्वाद देखते थे, तो जब वो खाते थे तो उनकी बातचीत से ऐसा लगता था कि अपने मुंह में भी पानी आ जाता था। विनोद दुआ जी इस तरह से उस खाने को अपने आप में बताते थे कि ये भोजन यहाँ का प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, और उसको देखकर लोग खाने की इच्छा भी जाहिर करते थे और कभी उस शहर में जाते थे तो खाते भी थे। तो ये विनोद दुआ जी का जब हमें समाचार मिला, कई दिनों से वो अस्वस्थ थे, हम प्रार्थना कर रहे थे कि ईश्वर उनको जल्दी ठीक करे, तो आखिर जो होना था वो तो हुआ। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज उनको याद किया जाए, उनकी स्मृति सभा रखी गई है। तो अब मैं कलाकार जुबेद भाई गायक हैं, उनसे निवेदन करूंगा 2 शब्द आप कहें। नमस्कार, मैं सिंगर जुबैर। और विनोद दुआ जी के बारे में जैसे सर ने कहा अभी कि मैं भी उनको बचपन से जानता हूँ। जब हम लोग बड़े ही उनके सामने ऐसे हुए, जब वो टीवी पर हम उनको सुना करते थे, तो मेरे हिसाब से तो ही वॉज द वन ऑफ द बेस्ट रीडर मैंने जो उनका अब तक जहाँ तक सुना है। और उनका जो नॉलेज है वो बहुत उमदा, ऊंचे किस्म का नॉलेज था उनका बहुत। और जब भी पत्रकारिता करते थे तो वो लाइक एक दिशा की तरफ, लाइक हर किसी को कुछ सिखाने की एक वाली बात थी उनमें कि जब उनको सुनते थे तो ऐसा लगता था कि हमें कुछ सीख रहे हैं उनसे। तो ही वॉज अ रियली ग्रेट मैन एंड वी रियली हैड अ ग्रेट लॉस फॉर दिस इंडस्ट्री। तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है अभी, और उन जैसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा उनके बारे में कि उनको परवरदिगार उनको शांति दे, उनकी आत्मा को, और वो जहाँ भी है सुख चैन से रहे। थैंक यू, धन्यवाद। आज जिस तरह का आप टेलीविज़न पर, टीवी पर जो चिल्ला चोट, लड़ाई झगड़े देखते हैं, है ना, जो चीखते हैं पत्रकार लोग, इस तरह की पत्रकारिता विनोद दुआ जी ने कभी नहीं की। और बिल्कुल अच्छी गरिमापूर्ण पत्रकारिता करते थे और उसमें समाज और देश को एक अच्छी दिशा और शिक्षा भी मिलती थी। नई पीढ़ी भी उनको इसीलिए मानती थी कि उनमें बहुत शालीनता थी, वो गरिमापूर्ण बात करते थे और वो विषय भी उनके ऐसे ही होते थे जो समाज और देश को बदलने वाले, विकास की ओर बात करते थे वो। इसलिए वो कभी किसी के आगे झुके भी नहीं, बिके भी नहीं। उन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता की।
इसीलिए उन्होंने कभी कहीं कोई भी चैनल पर नौकरी नहीं की। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाते थे और जब साल भर का कॉन्ट्रैक्ट होता था वो वहाँ से विदा हो जाते थे। एनडीटीवी में ज़रूर उन्होंने 9 वर्ष तक काम किया, लेकिन वहाँ भी उन्होंने अपनी शर्तों पर ही काम किया कि मैं जो प्रोग्राम बनाऊँगा, 1 घंटे का जो भी स्लॉट होगा, उसमें कोई संपादक की, कोई मालिक की कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए, कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। जो होगा वो मेरा होगा। और निश्चित रूप से वो अच्छा था, इसलिए वहाँ 9 साल तक टिके। बाद में इन दिनों हम उनको और भी चैनलों में देख रहे थे। तो अब मैं पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी से निवेदन करूँगा, आए 2 शब्द कहें। कुछ ऐसा इनका कहना है कि बाहर कोई अगर हो तो एक राउंड मार देना भाई प्रशांत जी, अगर कोई। हाँ जी, हाँ जी त्रिपाठी। हाँ जी, आज सभी लोग जानते हैं कि हाथी बहुत बड़ा जानवर है, इतना बड़ा कि जंगल का राजा यदि शेर है तो बाज वक्त वो शेर को भी उठाकर फेंक देता। और लेकिन हाथी को नियंत्रण करने के लिए अंकुश होता है महावत के पास, तो वो भी नियंत्रण में रहता। आज जो सत्ता है वो भी एक हाथी के समान है, और हाथी अनियंत्रित हो जाता है तो क्या होता है ये सब इतिहास में जानते हैं। कितने युद्धों में हाथियों ने निर्णायक भूमिकाएं की है, और अनियंत्रित होता है तो अपनी सेना को कुचल के मार डालता। तो विनोद दुआ जी क्या थे? अंकुश के समान सरकार और सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते थे। क्वेश्चन पूछते थे तो सत्ता तिलमिला जाती थी। इतनी तिलमिला गई कि विनोद दुआ जी के खिलाफ राजद्रोह तक का मुकदमा कर दिया। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, तो उसने उनको बरी किया। और सन 62 का कायदा बताते हुए कि ये पत्रकारों के खिलाफ इस तरह से कानून, ये उनको दबाने की कोशिश न करें। चूँकि रावण भी बहुत अपने घमंड में चूर हो गया था, तो हनुमान जी जब गए तो उन्होंने सीता के तो ढूंढा, लेकिन अशोक वाटिका में जाके ऐसा उपद्रव मचाया कि उसको उन्होंने पूंछ जला के उसको उन्होंने नष्ट करने की कोशिश करी। तो अब हनुमान जी ने ही लंका जला दी। तो ऊंट भी पहाड़ के नीचे आ गया। वायर में जब इन्होंने दुआ जी ने चालू किया तो तब तक 4-5 साल में शुरू के ये मोदी जी ने तमाम आदमी को बोलने का इतना वो कर दिया था, इनको इतना अहंकार, हर आदमी उसकी तारीफ कर रहा था। देख तो विनोद दुआ जी ने जो वायर चालू किया उसके अंदर उन्होंने सत्ता से क्वेश्चन पूछी, और हर एक को, और उनका ये कहना जरूर था कि पूछो क्वेश्चन लेकिन मुस्कुरा के। क्यों? कि जो सत्ता से क्वेश्चन करता है आम आदमी तो उसको गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि दबाता है, हर आदमी को दबाने की कोशिश करता है वो। तो विनोद दुआ जी ने बोला भाई उसको मुस्कुरा के बात करो। तो उनकी एक अलग स्टाइल थी, भाषा शैली अलग, उनकी साहित्यिक जो पकड़ थी उसके हिसाब से इतना अच्छा एक पत्रकार जो आज चला गया है तो उसका दुख सबको है। हर आदमी उसके लिए नहीं दुखी होता है तो वो समझो कि वो मानव चेतना से उत्प्रेरित नहीं, वो तो मतलब सब मोदी जी के अंधे भगत हैं, यूँ सोच के चलिए। आज मोदी जी बंद कमरे में ही जो कुछ भी है वो मन की बात करते हैं, और ये बार एक पत्रकार वार्ता नहीं की, ऐसा पीएम नहीं देखा। वो अपने आप को क्या बोलते? अरे आप उनकी प्रधान सेवक। तो उन्होंने बार बार बोलते थे दुआ जी कि प्रधान सेवक यदि है तो उसका काम है सेवा करना। लोग टैक्स देते हैं तो इसको प्रधान सेवक को सेवा करना। वो कोई पीएम मतलब प्रधानमंत्री नहीं, ये मतलब उनका। इसके लिए बार बार उन्होंने टोका, बार बार क्वेश्चन करना चाहिए हमको पीएम से। प्रधान सेवक है वो, कोई प्रधानमंत्री मतलब
शासक नहीं है, राजा नहीं। तो ये विनोद दुआ जी ने हर एक को जागृत करने की कोशिश की, और यही मैं इसी के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो एक उनका एक यूँ तो समझ लीजिए कि कई पत्रकार हैं, लेकिन एक विनोद दुआ लाखों पत्रकारों के बराबर थे, और उनका एक कांटा ही मोदी जी को बिल्कुल सह नहीं होता। आज उनके बराबर का कोई आदमी है नहीं। विनोद जी कहा करते थे कि मैं सरकारी या दरबारी पत्रकार नहीं हूँ, जो हैं वो इस बात को कहते थे कि मतलब मैं जो रिपोर्टिंग करता हूँ वो मेरी शोध पर होता है, सच्चाई पर होता है, बनावटी चापलूसी मुझसे नहीं होती। और इसीलिए उनका, विनोद जी का इतना नाम जो है, लोग इनकी जो इज्जत करते हैं इसी कारण करते हैं। अब हमारे जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं दिनेश लखनपाल जी, और आप विनोद जी के साथ दिल्ली में रहे भी हैं, आप बताएं सर। एक तो केशव जी, आपके जो काम हैं, जिस तरह से आप करते हैं, उसमें इस तरह के आयोजन करना या इस तरह के आयोजन करके ये कहना बड़ा दुखद है कि इसके लिए आपका शुक्रिया, ऐसे मौके नहीं आने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये जो आपने भावना दिखाई है विनोद को याद करने की, वो अपने आप में साधुवाद का योग्य है। आपको साधुवाद। मुझे लगता है त्रिपाठी जी और मुझे छोड़कर ऐसा कोई नहीं होगा जो 1975 से पहले पैदा हुआ होगा। मैं उसको 1972-71 से जानता था। हम लोग यूनिवर्सिटी में 18, 19, 20 साल के थे, तब हम पहली बार मिले क्या थे। बात। और हमसे वो एक 2 साल सीनियर थे, ज़्यादा नहीं थे। और उस ज़माने में उसके पास वेस्पा स्कूटर होता था, और वो एक टेलीविज़न का छोटा मोटा चेहरा बन गया था। और मुझे टेलीविज़न पर, और मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज दिल्ली मतलब मुंबई में भी फिल्म इंडस्ट्री में, नाटकों में बहुत नाम कमा चुके हैं, उन सबको एक एक करके उनका चेहरा पर्दे पे, टेलीविज़न के पर्दे पे लाने वाला वो है। वो चुन चुन के लोगों को लाता था, और इतना बड़ा स्टार था कि उस ज़माने में अगर आपका टेलीविज़न पे 2 बार चेहरा आ गया दूरदर्शन में, तो पूरी दिल्ली आपको पहचानना शुरू कर देती। सच बात है। ये वो दौर था। 3 या 4 घंटे दूरदर्शन उस समय तो कोई मंत्री अगर आने के लिए तरसता था इनके कार्यक्रम। लोग तरसते थे, मंत्री लोग जैसे लोग। फिर हमने रेगुलर बहुत सारे प्रोग्राम किए, और दिल्ली विश्वविद्यालय में हफ्ते में 2-3 बार 4 बार वहाँ लॉ फैकल्टी की कॉफ़ी हाउस था, वहाँ अक्सर मिलते थे। वही जगह थी। अभी ऊंची दीवार बना दी, वहाँ पहले छोटी दीवार थी। तो जितने छात्र नेता थे, जितने साहित्यकार थे, उस कॉफ़ी हाउस था, वहीं सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते थे। लोगों का 16-16 घंटे का एक ही कुर्सी पर कॉफ़ी बैठ के पीते रहने का रिकॉर्ड एक राजकुमार गौतम होते थे। विनोद भी वहाँ जाते थे। उसके बाद हम लोगों को पता नहीं था उस समय कि हमें करना क्या है, कोई दिशा विहीन घूमते थे हम लोग चारों तरफ। तो उस दौर में मैंने एक मैगज़ीन निकाली। उससे पहले मैं एक युवा कल्याण मैगज़ीन निकालता रहा 18 महीने तक ललित माकन के साथ। तो उसके बाद इमरजेंसी में के बाद मैंने कुछ पता नहीं था कहाँ क्या करना है, तो योमान नाम से मैंने मासिक पत्रिका निकाली, यूथ पर फोकस। उसका एक अंक था, मुझे याद आ रहा है, प्रेम विशेषांक हमने निकाला। आज की तारीख में बड़ा क्लीशेड लगता है, लेकिन 1977 में प्रेम विशेषांक एक यूनिवर्सिटी में एक बड़ा रोचक विषय था। तो विनोद दोस्त था और पॉपुलर था, तो मैंने उसका इंटरव्यू उसमें किया कि विनोद बोलना है। तो उसने बोला कि दिनेश, होता क्या है कि आदमी को प्यार तो 40 की उम्र के बाद होता है, उससे पहले तो प्यार में गिरता पड़ता रहता है पूरी उम्र। तो जब मैंने वो लिखा, उसमें कई लोगों के इंटरव्यू थे, और उसमें जब लिखा तो उसमें मैंने ब्रैकेट में ये लिख दिया था कि विनोद दुआ की पैंट जो है घुटनों से, दोनों घुटनों से फटी हुई थी। उस रेफरेंस में मजाक में लिख दिया। 1970 से लेकर मेरी लास्ट उससे जो अचानक मुलाकात हुई इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सितंबर में 2019 में। हमारी फिल्म का प्रीमियर था ओपन फिल्म फेस्टिवल में। तो उस दिन मैं उसको मैसेज ही नहीं दे पाया। बीच में जब भी मिले, 6 महीने बाद मिले, 6-7 मिले, तब से लेकर और 2019 की उस रात तक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जब भी दूर से देखता था तो अपने घुटने छुपाता था। ये उसका अंदाज था पुरानी यादों में। और उसके बाद गले मिलना, बहुत सारी यादें उसके साथ। कमाल का पत्रकार था, कमाल का दोस्त था।
कम मिलते थे, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं थी। सिर्फ उसने अच्छा, वो उस दिन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर घूम रहा था, वहाँ सब जगह पोस्टर लगे हुए थे, हमारी फिल्म के भी पोस्टर लगे हुए थे। उसको पता लगा तो उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, मैंने कहा यार तुम बड़े आदमी हो, तो फिर वही अच्छा कितना बड़ा हूँ बताओ, उसी पर खड़ा होकर, तो इस तरह का था। तो ये दिनेश जी एक बात मन में आ रही, जो आप 72-73 से उनको जानते थे, तो जो उनकी पत्रकारिता की जो यात्रा है वो एक जैसी रही कि समय के अनुसार, सरकार के अनुसार बदलती गई? नहीं, वो बदलती गई। और कैसे बदली थोड़ा? देखिए, कब कब आपने उनकी लेखनी में बदलाव देखा, व्यवहार में बदलाव देखा? अपने कद, अपनी सोच और अपनी समझ से वो एक तरह से बड़ा, बहुत ही अलग किस्म, अपने अनूठा था। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, दिखने में वो एक बड़े सामान्य आदमी थे। कद भी छोटा था, गोलू मोलू थे, बड़े सामान्य से दिखते थे, लेकिन अपने हुनर और अपने अंदाज से उन्होंने पॉपुलैरिटी पाई। यू मंच दूरदर्शन से शुरू हुआ था, हफ्ते में एक बार यूथ को लेकर प्रोग्राम आता था, तो वहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई। उसके बाद आप ये सोचिए कि आज जितने प्राइवेट चैनल हैं, सब अपने मालिकों की शय पर बड़े तीखे और बड़े मतलबी सवाल भी पूछते हैं। लेकिन जब ये कौन सा था पॉलिटिकल प्रोग्राम यू मंच के बाद? जनवाणी। जब जनवाणी शुरू हुआ था, तो आप ये देखिए कि उस ज़माने के सत्ताधारी नेताओं को स्टूडियो में बुलाकर उन्हीं के ऑफिशियल चैनल पर उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ सवाल पूछने की हिम्मत रखना, ये देखा, ये विनोद दुआ ने शुरू किया था। एक तरह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म दूरदर्शन में जो शुरू हुआ या टेलीविज़न में शुरू हुआ, उसको इस्टेब्लिश करने वाले लोगों में से विनोद दुआ एक था। और वो प्रोग्राम मतलब रामायण महाभारत की तरह पॉपुलर था, लोग घर में बैठ के देखते थे और बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट जाते थे। 2-4 प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन मैं भी देखने जाता था, क्योंकि उन दिनों उसके बाद हुआ ये था कि हम लोगों ने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी रेडियो टेलीविज़न पर, चेहरा थोड़ा पॉपुलर हो गया था, यूथ प्रोग्राम थे, सब कुछ था, तो दूरदर्शन में या इधर उधर घूमते। उनका एक अंदाज़ और था, मुझे याद है हम लोग मंडी हाउस में अचानक मिले, मैं दिल्ली गया हुआ था, वीरू था साथ में, वीरेंद्र सक्सेना, ये जो एक्टर हैं, ये सब वो पुराने साथी हैं। वो पुराने साथी हैं। तो वीरू उन दिनों NSD का भी NSD में पढ़ता था, और वहीं मंडी हाउस में एक कमरा ले रखा था उसने। तो अचानक विनोद आ गया, मैं था, विनोद था, पंकज पचौरी था और वीरू था। तो विनोद के हाथ में टेप था जो उसके प्रोग्राम का था, जो एक प्रोग्राम करता था जो रात को 8 बजे या 7 बजे टेलीकास्ट होता था। तो 2:30 बजे से हम लोग साथ थे, 4 मंडी हाउस में इधर उधर घूमते फिरते, और उसने बोला मुझे टेप देने जाना, लेकिन मैं आराम से जाऊँगा। तो टेप देने वो 5:30-6 बजे गया, 7 बजे टेलीकास्ट होना है। तो उसका क्या नीयत थी, उसके पीछे सोच क्या? इसलिए कि अगर उसने कुछ ऐसी बात कही है जो सरकार के खिलाफ है, इतना टाइम ही मत दो कम वक्तों को, उसको देख के वो कह सके कि इसको चेंज करके लाओ। मतलब इस तरह की वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शातिर या समझदार बुद्धि का मालिक था। ऐसे दोस्त उनकी पत्रकारिता या वो साक्षात्कार करते थे, उसके विषय में और पत्रकारों से कितने अलग थे? वो इतने अलग थे कि वो अपने आप को बहुत ही मामूली और बहुत हम्बल बना के सामने पेश करते थे, लेकिन होमवर्क उनका बड़ा स्ट्रांग होता था, बहुत तगड़ा होमवर्क होता था, ताकि जिस आदमी को वो इंटरव्यू कर रहे हैं उसके बारे में पिछले 1.5-2 साल का, 1 महीने का, 1.5 महीने का पूरा उनके पास कच्चा चिट्ठा होता था। अच्छा, एक सबसे बड़ी खूबी थी कि वो लिखी हुई स्क्रिप्ट को लेकर काम नहीं करते थे, ज़बानी करते थे, एक्सटेम्पोर करते थे। अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय में और यहाँ भी मुझे मालूम है मुंबई में होता है कि जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, तो ऐसे एक्सटेम्पोर भी होता है। तो उसमें ये होता है कि 5 मिनट पहले आपको टॉपिक दिया जाता था, तो 5 ही मिनट आपको बोलना है, और 2 अगर पार्टनर साथ में हैं तो दोनों को अलग अलग टॉपिक देना है, कुछ भी इस तरह की। तो उस तरह की ट्रेनिंग से वो निकला हुआ आदमी था, एक्सटेम्पोर बोलने वाला। और शब्द कौन से इस्तेमाल करने, वो अंग्रेज़ी की बैकग्राउंड का था, लेकिन उसकी ज़ुबान एकदम हिंदुस्तानी थी, हिंदी भी नहीं थी, हिंदी हिंदुस्तानी। अच्छा, उसमें बड़ा उसके पास हुनर था कि कैसे आप ही की बात को पकड़ के अगला सवाल पूछने की, उसमें जो हुनर था वो बहुत ऐसे कम पत्रकारों में, गिनती के पत्रकार होंगे कि सवाल आपको छेड़ दिया। दूसरा, वो कभी भी आप पर हावी नहीं होते थे, बल्कि आप में से निकालने की, जो भी आपसे निकालना वो निकालने की उनमें हिम्मत थी, ज़रूरत करते थे, तो बड़ा आराम से निकालते। वही जनवाणी अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। कहा यह भी गया था कि इमरजेंसी के बाद जिस तरह से वो पॉपुलर हुआ, तो राजीव गांधी ने उन्हें एक दिन बुलाया इंदिरा जी के समय पे, और उनसे डिस्कस किया कि दूरदर्शन पे क्या करना, बहुत सारे करना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसका विनोद ने फ़ायदा भी उठाया, बहुत सारे प्रोग्राम किए, परख मिला, और भी प्रोग्राम किए, लेकिन उसने कभी भी इस तरह की चाटुकारिता नहीं की जिस तरह की चाटुकारिता आज दिखाई देती है। मुझे याद है रजत बॉम्बे में था, डेली का एडिटर था,
उससे पहले ऑन लुकर का था, उसके जब इंडिया टीवी अभी शुरू नहीं हुआ था तो ये लोग साथ मिलकर कुछ काम करते थे, तब भी साथ में रहे। रजत ने जब टेलीविज़न शुरू किया तो रजत का सबको पता है कि उसके पीछे भाजपा वाली मानसिकता है। उसको इंडिया टीवी के पीछे सारा जो चैनल के पीछे जो पैसा है वो सारा भाजपा का है या इस सोच का है, वो दिखता भी है उसमें। और रजत वैसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का जॉइंट सेक्रेटरी था जब अरुण जेटली प्रेसिडेंट था। मैं उस समय सेंट्रल काउंसिल था NSUI की तरफ से, तो उनकी सोच वह थी। तो विनोद और रजत मैं कैसा बहुत पुराने अच्छे दोस्त हैं, साथ में काम भी किया है, लेकिन विनोद ने शायद इंडिया टीवी के लिए काम नहीं किया था या बहुत कम किया होगा, मुझे लगता है ना के बराबर काम किया। जबकि विनोद रजत ने मुझे भी कहा था कि मेरे लिए काम करो यहाँ पर, मैंने कहा मैं तो मुंबई में मैं नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया कि लगातार फिर जब लगा कि राजनीति गड़बड़ हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा था, तो विनोद ने पता नहीं, मुझे लगता है मेरी कभी बात नहीं हुई, लेकिन चेंज के लिए या चीज़ों को समझने के लिए समाज में भयंकर बदलाव आ रहा था, तो उसने जायका का सफ़र शुरू किया, इंडिया का जायका। और इंडिया का जायका एक तरह से मैं समझता हूँ कि उसकी वैसी ही यात्रा रही होगी जैसी महात्मा गांधी की हिंदुस्तान को देखने की यात्रा थी। क्या बात, मुझे लगता है उसने एक बार फिर बदले हुए हिंदुस्तान को समझने की कोशिश की कि कहाँ क्या है। ये खाना व्यंजन तो अपने आप में एक माध्यम था, ज़रिया था, लेकिन उस ज़रिए उसने बहुत कुछ पूरे हिंदुस्तान में देखा। और बाद में अभी भी जब वो इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम करता था, आपने प्रधान सेवक का जिक्र किया, उसकी जो भी मानसिकता रही, एंटी मोदी रही एंड प्रो मोदी रही, उसने तारीफ़ भी की। एक दो बातें जो प्रधानमंत्री ने कही तारीफ़ भी कही, लेकिन उसने ये बोला कि जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ तो मैं उन्हें प्रधान सेवक कहूँगा। उसने कभी प्रधानमंत्री नहीं कहा, वो उसका पक्का निर्णय था, उसने किया। और वो कहता था कि जो अच्छी बात है हम अच्छी करेंगे, जो बुरी बातें करेंगे, बीच में बोला। लेकिन दुखद है ऐसे लोगों का जाना। हुआ ये है कि पिछले अब आजकल मेरे जैसा आदमी, हम लगभग 65-66 की उम्र हमारी भी हो गई है, अब पिछले 1.5-2 साल में कोरोना के बाद जिस तरह से वो गए हैं, तो विनोद, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं आरोप लगाना चाहूँगा व्यवस्था पर, वो अपनी बीमारी से नहीं, वो किसी बीमारी से नहीं मरा है। वो इस जो हमारे समाज में जो पिछले सेकेंड वेव के बाद हुआ है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम का शिकार, वो अंदर ही अंदर घुट गए, वो अंदर कोरोना में से निकल नहीं पाए। और ये दुखद है। और ये एक बड़ा सावधानी भरा मैसेज है कि हिंदुस्तान में ऐसे जाने कितने लोग होंगे जो अभी कोरोना को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, जो कोरोना से ग्रसित रहे हैं, उनके अंदर ही अंदर कोरोना अभी भी कैसे खा रहा है, इसका एक मेडिकल स्टडी होने की बहुत ज़रूरत है। विनोद एक उदाहरण बन के गया है यहाँ से, उसकी स्मृति को हम प्रणाम ही कर सकते हैं। मेरे को उर्दू की 2 लाइनें याद आती हैं, बड़ी अजीब सी लाइनें हैं कि बिछड़ने की ये कैसी सज़ा है, आईने में चेहरा रख के जब देखते हैं तो वही दिखाई देता है। क्या बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ऐसा होता है। 4-5 महीने पहले मैंने अपने बड़े भाई को खोया, अचानक वो भी दिखते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग दिखते हैं, तो ये एक सहज अंत नहीं है। ये जो विरूपता है हमारे समाज में, जो जिस तरह की चीज़ें आ गई हैं, जिसमें कोरोना ने भी रंग, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और ये जो बीमारी वाली, ये सारे कीड़े हैं, उन सब का असर विनोद जैसे लोगों को लेकर गया है जो ज़्यादा सोचते हैं। और हम लोगों को भी इस बारे में बड़ा सावधान होने की जरूरत। बल्कि मैंने तो कल मेल भी किया है 2-4 लोगों को कि ये पोस्ट कोरोना परिस्थितियों में सोचने और समझने वाले लोग, और जो लोग नहीं सोच समझ पा रहे हैं, उनकी क्या मानसिक स्थिति है या शारीरिक स्थिति है, इस पर एक स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। विनोद एक एग्जाम्पल देकर गया है, उसकी स्मृति को प्रणाम यही कह सकते हैं। पत्रकारिता ही है, और उन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता की है। इसीलिए विनोद दुआ कहते हैं ना कि वो मजबूत कड़ी है जो पत्रकारिता की, निर्भीक पत्रकारिता की परंपरा की एक मजबूत कड़ी, इसीलिए कहा जा रहा है। लेकिन जब हमने कल फेसबुक पे ये डाला कि आज उनको हम स्मृति सभा कर रहे हैं, उनको याद करेंगे उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर, तो कई जो होते हैं ना पक्षपात, एक पक्ष और विपक्ष, ऐसा भी हमको देखने को मिला, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। भाई कभी भी उन्होंने कोई स्वार्थवश तो पत्रकारिता की नहीं, तो कहीं जो 2-4-5 या कुछ लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि वो उस विचारधारा के थे, वो उस संप्रदाय को सपोर्ट करते थे, ऐसा जो कोई गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आज वो पिछले कुछ सालों से बड़े तीखे सवाल इस वर्तमान सत्ता से पूछ रहे थे, और इतने ही तीखे सवाल उन्होंने जनवाणी में उस प्लेटफॉर्म पर पूछे हैं जो प्लेटफॉर्म का सरकार मालिक थी।
दूरदर्शन पे एकमात्र सरकारी ऑफिशियल दूरदर्शन फिर भी वो कार्यक्रम चला। हाँ, और चला। बताइए, और बड़ी बात। मंत्री को बुलाकर, और उसको किसी ने उस जमाने में किसी ने देशद्रोही नहीं कहा उसको, और देशद्रोही उसको अब कहा। और आज मुझे जहाँ तक कि मुझे अखबार में या टीवी पे तो नहीं मालूम, लेकिन अखबार में मैंने पढ़ा नहीं कि किसी भी भारत के बड़े नेता ने जो उनको श्रद्धांजलि दी हो, ऐसा शायद मैंने तो नहीं पढ़ा। बहुत ही दुखद है। सिर्फ राहुल ने शायद, राहुल का एक मैंने ट्वीट सुना था, लेकिन हुआ ये है कि पता नहीं क्यों सत्ताधारी ये मान के चले, एक ज़माने में इंदिरा जी ने भी शायद ये माना होगा, तभी इमरजेंसी लगाई थी। और मैं ऊपर वाले से डर के कह रहा हूँ, और बड़े हम्बल तरीके से कह रहा हूँ कि 18 महीने मुझे इंदिरा जी को लगभग रोज़ देखने का मौका मिला। जब भी मौका, मैं NSUA के एग्जीक्यूटिव में था, दिन ही वहाँ से शुरू होता था सुबह, और गिनती के 25-50 लोग होते थे। अगर वो दिल्ली में होती थी तो सुबह बन सफदरजंग पे जाना, वो आती थी, एक चक्कर लगा के सबको मिल के नमस्ते करके चाय बिस्कुट पी के चली जाती थी। लेकिन वो जो इंदिरा जी को शायद जो भी हुआ, उन्होंने इमरजेंसी लगाई, वो गलत था। आज की सत्ता भी ये समझ रही है कि हम हमेशा के लिए यहाँ हैं, ऐसा नहीं है। और अगर देखिए, पत्रकार का फ़र्ज़ ये है कि बेसिकली जो समाज में उल्टा सीधा हो रहा है उसके प्रति सवाल उठाना। त्रिपाठी जी ने बात की ही है, ये नाराज़ होने वाली बात नहीं। क्यों, अगर सत्ताधारी क्यों नाराज़ होते हैं कि इसका मतलब ये कि उनके पास जवाब नहीं है, वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिनके पास जवाब होगा, जिनके पास सच इनके साथ होगा, वो कभी किसी पत्रकार को या किसी भी राह चलते, सड़क पे आप पूछ लीजिए ना, कि एक आदमी 2 बार आपसे पता पूछेगा, तो अगर आपको पता नहीं पता तो आप चिढ़ जाएंगे। लेकिन अगर 2 बार आपको पता है और अगला आदमी सवाल आपसे रास्ता पूछने की कोशिश कर रहा है, तो आप में अगर थोड़ी सी भी मानवीयता है तो आप निश्चित रूप से तीसरी बार डिटेल में समझाने की कोशिश करें कि भैया यहाँ से वहाँ जा, वहाँ से वहाँ जा। क्या बात, बहुत बहुत। ये है, तो क्यों सत्ताधारी परेशान होते हैं अगर सवाल पूछे जाते हैं, और अगर उनके पास सच है, अगर वो कहते हैं कि हम ये सही कर रहे हैं, तो अब देखिए ना, विरोधाभास परिस्थिति क्या है कि 1 साल तक मैं किसी पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत गहरा पार्टी में रह के सबसे मतलब मुक्ति पाली एक तरह से। लेकिन जिस किसान नियमों को 1 साल तक ये कहते रहे कि ये किसानों के हक में है, उसको विड्रॉ करते समय भी वही कहा जा रहा है कि उनके हक में विड्रॉ किया है, तो अब समाज क्या समझे इसको। तो ये जो दुविधा है, ये जो एक तरह से डायकोटोमी है, ये बड़ी खतरनाक है, और लॉन्ग रन में ये समाज के लिए ठीक नहीं है। समाज अब आपको जैसे एक श्रद्धांजलि कोई चला गया है, हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि दुनिया भर की दुश्मनी हो, ऐसे मौके पर तो सब भूला जाता है और जाके पहुँचते हैं जी। तो अब ये दुखद है। और वो पेड लोग हैं, ये जो इस तरह के ट्वीट करते हैं कि ये सब पेड लोग हैं, इनको पैसा मिलता है सिर्फ इसी तरह की समाज में सोच फैलाने का। बहुत दुखद है। अबीर एंटरटेनमेंट के निदेशक प्रशांत नेगी अब आपके सामने अपने विचार रखेंगे, और ये युवा हैं और दिल्ली में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, अभी मुंबई में फिल्म मेकिंग कर रहे हैं। तो प्रशांत जी, आप युवा लेखक हैं, निर्देशक हैं, आज के दौर में युवा पत्रकार, उनसे कितनी प्रेरणा लेता है? अपने विचार और इस प्रश्न का ही बताइएगा। जी जी, केशव जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने तो इतनी सारी बातें बताई। मेरा जो है बैकग्राउंड दिल्ली का है, और दिल्ली रंगमंच में सक्रिय होने के नाते मुझे भी जो है विनोद जी से मिलने का 2-4 बार मौका मिला है, क्योंकि वो रंगमंच और संगीत के बहुत शौकीन थे, बहुत उनका रुझान था। वो आम तौर पे जो है श्रीराम सेंटर पे, हाँ मंडे हाउस में, शाम को अगर आप मंडे हाउस में हैं या श्रीराम सेंटर में, तो वहाँ मुलाकात मतलब वो रहते थे और लोगों से आम तौर पे बातचीत भी करते थे। तो क्या सवाल पूछा था सर आपने, माफ़ कीजिए? कि आप युवा हैं, आज का युवा पत्रकार, उनसे कितना प्रेरित हो, कितना प्रेरणा लेकर अपनी पत्रकारिता करेगा आगे? जी, दरअसल क्योंकि मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय से रहा हूँ, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में होने के कारण जो राजनीतिक जो चेतना है वहाँ की बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर ने भी बात की अभी। तो हम लोग जब थे विश्वविद्यालय में, तो प्रभाष जोशी जी जो हैं वो बहुत नियमित रूप से आते थे और बात करते थे। और ये प्रभाष जोशी जी का मैंने जिक्र इसलिए किया है क्योंकि उन्हीं की श्रृंखला के जो अगले जो स्तंभ थे, जो अभी गुजर गए और हमारा नमन है विनोद जी, उसी श्रृंखला के थे। तो ये जो क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में उनको सुनता था, तो जो ये बदलाव की जो खनक है वो तब से शुरू हो गई थी कि पत्रकारिता में भी लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे। ये बात
मैं निर्विवाद रूप से कह सकता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त दिल्ली में पत्रकार हैं इस समय, क्योंकि यूनिवर्सिटी के मेरे साथी, और जो वो मिशन मान के जो एक कार्य किया जाता था वो अब एक पूरी फुल फ्लेज प्रोफेशन की तरह किया जाता है। और सच्चाई ये है कि अब प्रोफेशनल एथिक्स भी जो है दांव पे हैं। तो निश्चित ही जब से भी हम अपने मतलब कॉलेज के दिनों से जब से विनोद जी को फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब ये मैंने इसीलिए प्रभास जी का नाम लिया क्योंकि ये वो दो बड़े नाम हैं जो बहुत प्रेरणा देते थे। लेकिन वही है कि अब बदलाव की खनक मैंने तो तभी महसूस कर ली थी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में साउथ कैंपस में जो है पत्रकारिता का एक कोर्स होता है, सर जानते होंगे। तो वहाँ पर एक 3 दिवसीय जो है पूरा एक मेला था जिसमें मीडिया के तकरीबन हर कोई आया था और विनोद जी भी आए थे, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो वहाँ पर ये मंथन में ये बात निकल आई थी कि पत्रकार को भी पैसा कमाना है। तो वो बदलाव का जो एक था, और ये जब सवाल आज तो ये सवाल बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि पत्रकार को पैसा ही कमाना है। ये जो बदलाव आया है, पैसा कमाना है और 10-1 साल में पैसा ही कमाना है, उसने जो है उस हिसाब से अगर मैं मानूँ तो मतलब विनोद जी का जो व्यवहार है वो लैंडमार्क था जो अब तो नहीं दिखता है आसपास। मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा कि उस समय मैंने बताया कि टेलीविज़न पे कितना उनके पास इतनी ताकत थी यूथ को लेकर खास तौर पे, कि जब मेरे जैसा चेहरा भी पॉपुलर हो गया था वहाँ पर, तो रात को हमारी एक 956 नंबर बस जाती थी पश्चिमपुरी, वो 10 बजे लास्ट बस होती थी। तो मुझे उस बस को पकड़ने के लिए कनॉट प्लेस की पिछली गलियों से हम गुजरते थे कि अगर किसी और ने पकड़ लिया तो बस निकल जाएगी, स्कूटर ऑटो के और टैक्सी के पैसे नहीं होते थे। तो वो इतना बड़ा स्टार था। लेकिन आज अगर मैं गिनना चाहूँ तो मुंबई में कम से कम 100 ऐसे पॉपुलर इस्टेब्लिश्ड चेहरे स्टार हैं जिनकी शुरुआत कहीं ना कहीं विनोद दुआ के रास्ते से हुई है। कम से कम ऐसे होंगे जो थिएटर में या जैसे भी जिसको किसी न किसी तरह। लेकिन आज तक विनोद दुआ पर ये आरोप किसी ने नहीं लगाया कि वो जिसको चाहें उसको उठा के टीवी पर ला सकते थे, कि इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। आज तक ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अनुज पंडित जी कलाकार, हाँ। एक मिनट, मैं बीच में मैंने आपसे माइक नहीं कोई बात नहीं, आप बात आइए अनुज जी। मैंने अपनी बात को ही कलाकार अनुज पंडित जी अपनी बात रखेंगे। यहाँ पर आए हुए आप सभी महान भावों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ और मृतक की आत्मा को भगवान श्री हरि के उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्रेय स्थान में शरण दें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। जैसा कि दोस्तों मैं आज यहाँ आके पता चला, मैं तो उनसे मिला नहीं और जानता भी नहीं, लेकिन श्री केशवराव जी के माध्यम से और दिनेश जी के माध्यम से मुझे पता चला विनोद जी के बारे में। काश मैं उनसे मिला होता। मैं इतना कहना चाहूँगा साथियों कि पत्रकारिता जो है और चाटुकारिता, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है। आज लोग पत्रकारिता के साथ साथ चाटुकारिता करते हैं। मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मैंने बहुत स्ट्रगल करके किसान परिवार से हूँ। फिल्म का निर्माण किया, कुछ फिल्मों में लीड रोल किया, हिंदी फिल्म, लेकिन किसी भी पत्रकार ने आके लिखने की कोशिश नहीं की क्योंकि मेरे पास प्रमोशन के पैसे नहीं थे। बहुत कुछ, और एक नेता कौन सी चड्डी पहनता है, क्या करता है, उसके लिए लोग लिखते हैं, आज वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये दुर्भाग्य है आज के टाइम पर कि ऐसे लोग अच्छे लोग नहीं हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो दिल से करें, हिंदुस्तान के लिए करें, देश के लिए करें, ना किसी पार्टी के लिए, ना किसी जात के लिए, ना किसी धर्म के लिए। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है दोस्तों। अगर यही भटक गया तो फिर मतलब क्या है। पत्रकारिता ऐसी चीज़ है कि एक छोटे से तिनके को आसमान पे बैठा सकता है, अगर अपने आप पे आ जाए। राजा को रंक बना सकता है। सत्ता क्या चीज़ है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी हाँ जी आपके चैनल को पीछे से सपोर्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, आप उसको छोड़िए और ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करें अपना काम। बस इसी के साथ मैं श्री विनोद दुआ जी की आत्मा के शांति के लिए श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। ओम।
विनोद दुआ जी की पत्रकारिता और उनके विचार अमर हैं। निश्चित रूप से वो हमेशा कहीं ना कहीं उन बातों की चर्चा होगी और उनके विचारों को अमल किया जाएगा, और जो उन्होंने बोला है, लिखा है, उनके जो कार्यक्रम हैं वो सदाबहार हमेशा चलते रहेंगे और उससे लोग प्रेरणा लेते रहेंगे कि विनोद दुआ जैसी पत्रकारिता आने वाली पीढ़ी भी करे और देश और समाज को एक अच्छा संदेश भी दे। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, और इसी के साथ हम सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।